और ये आप लोग को तो नहीं घुसाना चाहिए था ना। आगे 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 और आगे आगे और आगे भाई। अध्यक्ष महोदय श्री हेमंत शेखर चौधरी और सदस्य श्रीमती शबनम शेरवी जी का आगमन हो चुका है। मैं सभी मुख्यालय से अनुरोध करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरपर्सन साथ ही साथ सदस्य महोदय का आगमन हम लोग का हृदय से तहे दिल से स्वागत करते हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और पदाधिकारी से मेरा अनुरोध होगा कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के सदस्य उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करते हैं। विश्वास पहाड़ों में से भी
रास्ते का निर्माण करते हैं। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता, मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। हमारे में प्रबल इच्छा होगी, इच्छा शक्ति होगी तो हम निश्चित रूप से अपने रास्तों की बाधाओं को पार करते हुए जीत हासिल करेंगे। और अब मैं अपने अतिथियों से सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे चेयरपर्सन के साथ साथ झारखंड राज्य खाद्य आयोग की माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध होगा, मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध होगा कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का जो संवाद कार्यक्रम जनपद, मेरा अनुरोध होगा सभी मंचासीन अतिथियों से मेरा अनुरोध होगा कि कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। सभी में आदर्शों से एक तो महिला मुखिया जो मुखिया सचिव में अनुरोध होगा, मुखिया संख्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष कृपया मंच पे आने का कष्ट करें, दीप प्रज्वलन में हाथ बटाएं और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ मुखिया संख्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष कृपया मंच में आने का कष्ट करें। सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय चेयरपर्सन महोदय, माननीय सदस्य, हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपके गिरिडीह जिले का भ्रमण सफल हो, ऐसी आशा करते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम है और इसी तरह झारखंड राज्य खाद्य आयोग के और हमारे चेयरपर्सन श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर और साथ ही माननीय सदस्य महोदय श्रीमती शबनम प्रवीण जो हमेशा आयोग के कार्यों में पूरी तन्मयता के साथ में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन करने को हमारे माननीय मुख्य अतिथि के साथ साथ मंचासीन अन्य अतिथियों का भी और अब मीडिया कर्मियों से लोगों को पाने के लिए और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गिरिडीह जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिनको इस मंच पे सादर के परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय, मंच में उपस्थित अपर समाहर्ता महोदय, डायरेक्टर DRDA सर, PSC साहब, सिविल सर्जन साहब, मंच में उपस्थित परम आदरणीय हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, संगठन के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सारे दूर दराज से जो प्रखंड से आए हुए सारे मुखियागण, साथ ही साथ हमारे चौथे स्तंभ, हमारे मीडिया भाई, जितने भी सारे लोगों का और अन्य जितने भी सम्मानित अतिथिगण हैं, मंचासीन अथवा उपस्थित है, सारे लोगों को साथ ही साथ इस कार्यक्रम में और इसी बीच मैं क्षमा चाहूँगा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन मिशन की जो दीदियाँ थी वो कृपया मंच के पास में आ जाए।
झारखंड राज्य खाद्य आयोग उनको सम्मानित करना चाहता है। कृपया ध्यान देंगे, झारखंड आजीविका मिशन की जो दीदियां हैं वो कृपया मंच के पास में आ जाए। झारखंड राज्य खाद्य आयोग, झारखंड राज्य आजीविका मिशन की दीदियां, पहला वर्षा देवी कृपया मंच पे आ जाए। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय चेयरपर्सन और माननीय सदस्य के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गुंजायमान हो। इन दीदियों का हौसला बुलंद करना है। ये स्वयं सहायता ग्रुप बना करके आजीविका के क्षेत्र में अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने उत्पादों का क्लास मार्ट के माध्यम से प्रदर्शित भी करती है और उसको बिक्री केंद्रों में रखा गया है। एक रह गया है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि चरागों के अपने घर नहीं होते, चरागों के अपने घर नहीं होते, जहाँ जलते हैं वहीं रोशनी दिखे दिया करते हैं और हमें रोशनी की किरण हर एक घर में पहुँचाना है। ये हमारा प्रयास सदैव रहेगा। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा झारखंड राज्य खाद्य आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती शबनम प्रवीण, उनके उद्बोधन के लिए, उनके उद्गार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। खाद्य आयोग के द्वारा मुखियाओं के सीधा संवाद कार्यक्रम पूरे झारखंड के हर जिला में करते हुए आज आपके गिरिडीह जिला में झारखंड राज्य खाद्य आयोग का 22वां जिला के कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर, गिरिडीह जिला के तमाम पदाधिकारी और गिरिडीह जिला के विभिन्न पंचायतों से आए मुखियागण एवं प्रेस के साथियों, आज आपके जिला में चलकर आने का एक खास मकसद है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बनाई गई है वो किनके लिए बनाई गई है और उसमें कौन कौन सी योजनाएं आती है। क्योंकि अक्सर लोगों के मन में जब खाद्य सुरक्षा की बात होती है तो लगता है कि जो हमारे गांव में जो डीलर के द्वारा जो TDS दुकानदार होते हैं, जो खाद्यान्न मिलता है वही खाद्य सुरक्षा है। लेकिन अभी आपको अलग अलग विभागों के द्वारा जो जानकारियाँ दी गई कि PDS से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, शिक्षा विभाग से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन ICDS के बारे में शायद यहाँ पे DSW मैडम उपस्थित नहीं हो पाई, इसलिए आप लोगों को ICDS से चलने वाली जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। तो मैं जो ICDS से जो योजनाएं चलाई जा रही है मैं उस पर पहले प्रकाश डालूंगी कि ICDS से 2 तरह की योजनाएं खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चलाई जा रही है। एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और दूसरी है जो 0 से लेकर 6 माह के बच्चे के लिए जो गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला जो पोषाहार है और 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जो माताओं को मिलने वाला और बच्चों को मिलने वाला जो आहार है। जब कोई महिला गर्भ धारण करती है और जब वो अपना रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराती है तो उसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम किस्त में 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि जो महिला गर्भ धारण करती है उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, तो उस पैसे से उसका जो पोषण है वो भरपाई हो सके। और पहले 3 चरण में ये 5,000 की राशि दी जाती थी। प्रथम किस्त में 1,000, द्वितीय किस्त में 2,000 और तृतीय
उसमें कुछ संशोधन हुआ है और अब प्रथम किस्त में 3,000 और द्वितीय किस्त में 2,000, टोटल 5,000 रुपया दी जाती है। उसका कुछ कैटेगरी है कि कब कब उसे किस्त की राशि मिलनी है। अब पहले सिर्फ एक ही बच्चे में ये 5,000 की राशि दी जाती थी, लेकिन अब जब माताएं दूसरे बार गर्भ धारण करती है और उससे पुत्री होती है, पुत्री का जन्म होता है, मतलब बालिका जन्म लेती है, स्वस्थ बालिका, तो उसे एक मुश्त 6,000 की राशि दी जाती है। और जब माँ गर्भवती रहती है तो उसे मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपया के अतिरिक्त उसे पूरक पोषाहार के रूप में रेडी टू ईट, जो सील बंद पैकेट में रहता है, वो दी जाती है। और जब माता बच्चे को दूध पिलाती है 6 माह तक के बच्चों को, तो उस टाइम, जिसे धात्री महिला के रूप में जानते हैं हम लोग, उस टाइम में उसे पूरक पोषाहार रेडी टू ईट के रूप में दी जाती है। जब और जो बच्चे जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं, उसे भी सुबह में सूजी का मीठा हलवा और गुड़ और भूजा हुआ मूंगफली और सब्जी युक्त खिचड़ी दी जाती है। जब माँ गर्भवती होती है और वो धात्री रहती है, तो उस समय महिलाओं का शरीर बहुत ही कमजोर होता है। इसलिए ये जो रेडी टू ईट जो दलिया दी जाती है, जो कुछ मीठी दलिया होती है, कुछ नमकीन दलिया होती है, ये पूरक पोषण है। ये भोजन के अलावा जो अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे बनाया गया है। तो मैं इस मंच से ये अपील करती हूँ कि आप लोग अपने पंचायत में जो भी धात्री महिला और गर्भवती महिला है, जिसे आंगनबाड़ी के द्वारा जो पैकेट दी जाती है, उसे नियम के अनुसार खाने की जरूर प्रेरणा दें। क्योंकि अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जो पैकेट मिलता है, लोग उसे एक बार बनाते हैं और पूरा परिवार मिलकर खाते हैं। तो जिसके लिए ये योजना बनाई गई है, जिसके लिए ये सामग्री दी गई है, वो उसका पूरा पोषण नहीं ले पाती है। आप, मैं ऐसे समझाती हूँ कि आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है और किसी दवा को बोलता है डेली 1 बार खाना है, कभी बोलता है दिन में 2 बार सुबह शाम खाना है, और कभी किसी दवा के बारे में कहता है कि इसे 3 टाइम लेना है। तो उसी तरह जो दलिया सील बंद पैकेट में मिलती है, उसमें एक नाप के लिए एक चम्मच भी होता है। तो उस चम्मच के आधार पर आपको सेविका के द्वारा बताया जाता है कि आप उसे किस तरह से खाइएगा, क्योंकि अगर सही मात्रा में आप उसे खाइएगा तभी उसकी पौष्टिकता मिल पाएगी। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे हम लोग NTM कहते हैं, उसके तहत भी जो खाद्यान्न बच्चों को जो गर्मा गर्म भोजन जो दिया जाता है, उसका भी अभी DSC साहब ने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि हमें किस दिन क्या मिलना है। अभी आप लोगों को पता चला कि सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार के दिन अंडा मिलना है। और वैसे बच्चे जो अंडा नहीं खाते हैं, उसे मौसमी फल देना है। लेकिन अक्सर ये भी शिकायतें आती हैं कि अगर सोमवार और शुक्रवार को स्कूल बंद है, तो वो अंडा जो बच्चों को मिलना है, वो वहाँ के मास्टर साहब बच्चों को नहीं देते हैं। तो आप लोगों मुखिया हैं, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस दिन बच्चा स्कूल गया और उसके एक दिन पहले मान लेते सोमवार था और स्कूल बंद था, मंगलवार को अगर स्कूल खुलता है, तो वो बच्चा जो सोमवार को उसको अंडा मिलना था, वो मंगलवार को उसे मिलना है। अगर शुक्रवार को स्कूल बंद था, तो जो नेक्स्ट डे स्कूल खुलेगा वो बच्चा को अंडा मिलना है। मतलब सप्ताह में 2 दिन अंडा मिलना है तो मिलना है। अभी MTC सेंटर के बारे में स्वास्थ्य विभाग से जो चलाई जा रही जो कुपोषण उपचार केंद्र जो जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको आपके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिविल सर्जन ने कहा कि हमारे यहाँ MTC सेंटर है, लेकिन वहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं। उसकी कुछ पर्सनल मजबूरी हो या जागरूकता की कमी हो। अब आप लोग जीते हुए मुखिया हैं, आप लोग पंचायत में रहते हैं, अब आप लोगों का ये कर्तव्य होता है, क्योंकि जैसे
आंगनबाड़ी केंद्र से अगर ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये बच्चा अति कुपोषित है, तो उसे कुपोषण उपचार केंद्र में हम कैसे पहुंचाएं? क्योंकि जब तक वो वहाँ पे नहीं जाएगा, उसका सही उपचार नहीं होगा, उसकी सही देखभाल नहीं होगा, तब तक जो उसकी कुपोषण की जो स्टेटस है वो खत्म नहीं होगी। तो आप वहाँ के जो लोग हैं आपके पंचायत के, उनको समझाइए कि थोड़े दिन की बात है, अगर आप अपने पंचायत से वहाँ पे कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों को भेजते हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ होगा। और उसके बदले में सरकार जो उसके साथ जो उसकी माता रहती है, अभी सिविल सर्जन साहब ने आपको बताया कि हाँ, उसे भी प्रतिदिन 130 रुपया के अलावा वहाँ खाना पीना सब कुछ बच्चे की माँ को भी दिया जाता है, जो उसके साथ देखभाल के लिए रहती हैं। तो आप उसके बारे में भी लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि जो अति कुपोषित बच्चे हैं आपके पंचायत के, वो कुपोषण उपचार केंद्र में जाए और उसका सही ट्रीटमेंट कराकर अपना उपचार कराकर स्वस्थ होकर आए। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक संस्थागत प्रसव जननी जन सुरक्षा योजना के तहत जो महिला संस्थागत प्रसव कराती है उसे 1400 रुपया देने का भी प्रावधान है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सिर्फ पीडीएस से मिलने वाला राशन नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, वो चाहे ICDS हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जिला आपूर्ति विभाग हो, सारा इसमें इन्वॉल्व है। और ये हमारे अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार जब भी हम लोग किसी भी जिला में जाते हैं तो वो उस जिला के जो जिला पदाधिकारी होते हैं उस विभाग के, उनके द्वारा पूरी योजनाओं की जानकारी आप लोगों के बीच में रखी जाती है, ताकि आप उन लोगों के मुँह से अध्यक्ष महोदय के सामने सारी योजनाओं की जानकारी लेंगे। तब उसमें किसी तरह की त्रुटि होगी, किसी तरह की कमी होगी, तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति, ICDS सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर इसमें किसी तरह की कमी होती है, कोई शिकायत होती है, तो आप शिकायत कहाँ करें? आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक्ट में जो आपके जिला के अपर समाहर्ता होते हैं, जिसे आप लोग AC साहब कहते हैं, वो जिला शिकायत विभाग के पदाधिकारी के रूप में चिन्हित है। ये पद है जो भी आपके जिला के जिला अपर समाहर्ता होंगे, वो आपके जिला शिकायत विभाग के पदाधिकारी के होंगे। इससे संबंधित जो भी शिकायतें हैं डायरेक्ट आप उनके पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके जो उन्होंने आपका शिकायत का निवारण किया है, आप उनसे संतुष्ट नहीं है, या आप शिकायत में और लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आयोग में बहुत आसान तरीका से आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आयोग के द्वारा आज जो किट दी गई है उसमें आयोग का WhatsApp नंबर लिखा हुआ है। आप अपने मोबाइल में शिकायत को टाइप कीजिए और प्रमाण के साथ WhatsApp कर लीजिए। आयोग उस पर त्वरित कार्रवाई करती है, आपकी सुनवाई करती है और कोशिश करती है कि आपकी जो शिकायतें हैं वो दूर हों। और बहुत से हमारे आयोग के लिए भी शिकायतें आती हैं कि हमें अनाज कम मिल रहा है, या कभी कभी बीच बीच में किसी महीने का अनाज नहीं मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हमारे आयोग में आती हैं। तो गड़बड़ियाँ कहाँ होती है? जब कोई लाभुक राशन दुकान में जाता है अपना राशन लेने, क्योंकि अभी DSO साहब ने पूरा आपको विस्तारपूर्वक बताया कि किस राशन में कितनी मात्रा में राशन मिलना है, पीला कार्ड में कितना मिलना है, लाल कार्ड में कितना मिलना है, ग्रीन कार्ड में कितना मिलना है। तो जब मात्रा पता है और आप जब डीलर के पास जाते हैं और अपनी खाद्यान्न लेते हैं, तो डीलर खाद्यान्न जब लेने से पहले एक पर्ची देता है, तो उस पर्ची में अंकित होता है कि किस कार्ड में कितना मिलना है। तो अगर वो पर्ची दिएगा तो कोई लाभुक उससे अपने खाद्यान्न का मिलान कर लेगा कि हमें सही मात्रा में खाद्यान्न मिली है या नहीं।
पर्ची देना नहीं चाहते हैं। वो जो ई पॉश मशीन होता है जहाँ से पर्ची निकलती है उस पॉइंट पे तोड़ मरोड़ के कागज को फंसा देते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कागज को बार बार रिपीट करते हैं जिससे उसमें उसकी सही मात्रा दिखाई नहीं देती है, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि हमें कितनी मात्रा में खाद्यान्न मिलना था। आप लोग अपने पंचायत के हर लाभुक को ये बताइए कि जब भी आप राशन लेने जाते हैं तो पर्ची की डिमांड जरूर करें, क्योंकि जब पर्ची सही ढंग से मिलना शुरू हो जाएगा तो उम्मीद है कि आपको खाद्यान्न भी सही ढंग से मिलना लगेगा। अब एक बातें और आती है, हमारे आयोग में बहुत सारी शिकायतें आती हैं किसी के नाम जोड़ने का, किसी का नया राशन कार्ड बनाने का, लेकिन इसमें अधिकारियों की भी मजबूरी होती है, क्योंकि जिले में रिक्तियाँ नहीं रहने की वजह से वो चाह करके भी किसी का नाम जोड़ नहीं सकते हैं या नई जो कार्ड है नहीं बना सकते हैं। तो इस टाइम आप लोगों की जो भूमिका है ये अहम हो जाती है, आप लोगों का रोल यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग अपने पंचायत के जीते हुए मुखिया हैं, आप लोग अपने पंचायत के एक एक लोग को जानते हैं, पहचानते हैं, और आप लोगों को सारे लोगों का स्टेटस पता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उस राशन लेने के हकदार नहीं हैं, उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी वो किसी तरह अपना राशन कार्ड बनाए हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। अभी आप लोगों को जो आयोग के द्वारा जो किट दी गई है उसमें भी पॉइंट वाइज विस्तार से बताया गया है कि कौन कौन से लोग राशन लेने के हकदार हैं और कौन कौन से लोग नहीं हैं। आप अपने पंचायत के लोगों का एक लिस्ट बनाइए और चिन्हित कीजिए कि कौन कौन से सुखी संपन्न लोग हैं जो राशन कार्ड किसी तरह से बनाए हैं और राशन का उपभोग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग भी आपके पंचायत में मिलेंगे जब वो कार्ड बनाए थे उस समय उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उनकी स्थिति अच्छी हो गई है, अब वो ऊपर उठ गए हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप जिस टाइम राशन कार्ड बनाए थे आपकी स्थिति अच्छी नहीं थी, आप उस टाइम कुछ लेने के लायक थे तो आपने कार्ड बनवा दिया, लेकिन आज आपकी स्थिति अच्छी है, आप अन्य स्रोतों से अपना भरपाई कर सकते हैं, अपना उठा सकते हैं, तो इस परिस्थिति में आप अपना कार्ड को सरेंडर कर दीजिए। या अगर स्वेच्छा से वो लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो आप लोग अपने पंचायत का एक लिस्ट बनाइए कि हाँ कौन कौन सक्षम लोग हैं जो राशन उठा रहे हैं, और उस लिस्ट को आप अपने जिला के आप अपने ब्लॉक के पदाधिकारी को दीजिए और दे करके उसका जांच करवाइए और जांच कराने के बाद कार्ड को डिलीट करवाइए, क्योंकि जब तक रिक्तियाँ नहीं रहेगी वैसे लाभुक जो इसके हकदार है लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है वो राशन कार्ड नहीं बन पाएगा और वो अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि ये योजना किसके लिए बनाई गई है? ये योजना जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति हैं, जो वंचित है, जो गरीब है, उनके लिए ये सारी योजनाएं बनाई गई है। तो उनको उनका हक दिलाने में आप लोग अपना योगदान दें, क्योंकि मुखिया एक बहुत बड़ी कड़ी है इस अभियान को सफल बनाने में। आप लोग अपने पंचायत में तो कम से कम इसको सही लागू करवा सकते हैं और सही लोगों को हक दिला सकते हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आयोग का ये कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। ये जो कार्यक्रम हम लोग हर जिले में करा रहे हैं तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इतना ही कहकर मैं बात मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक नसीबों को भी छूटना पड़ता है।